हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके सम, प्रोडक्ट, इन सब पे देखा था हमने क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे भी क्वेश्चन देखा था। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेशल रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, स्पेशल रूट में हमारा पहला रूट है रेसिप्रोकल रूट। क्या नाम है? रेसिप्रोकल रूट। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ध्यान से, इफ अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा है तो इसका अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमारा अल्फा इंटू बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, तो आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, c अपॉन ए। आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट में पढ़ा था कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। c अपॉन ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां से इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। c इक्वल टू ये a हो जाएगा। मतलब यहाँ c और a है क्या, तो आपका इक्वेशन क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। c कांस्टेंट टर्म है और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर रूट रेसिप्रोकल है तो उस कंडीशन में आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म के। क्या कहा हमने कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म के। कब होगा, जब रूट क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। रूट क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो आप यहाँ पे इस चीज के बारे में लिखिएगा, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब इक्वल होंगे, जब रूट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल रूट होगा। समझ में आया। तो ये था रेसिप्रोकल रूट। अगला रूट हमारा क्या है, हमारा बी रूट क्या है, देखिए ध्यान से, जीरो रूट। क्या है, जीरो रूट। अब जीरो रूट में क्या होता है, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, पहला केस फर्स्ट क्या होगा, इफ वन रूट इज जीरो। वन रूट इज जीरो, अगर केवल एक रूट जीरो है तो उस कंडीशन पे, अगर केवल एक रूट जीरो है तो उस कंडीशन पे क्या होगा देखिए, अगर एक रूट जीरो है तो यहां से अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अगर अल्फा जीरो है तो ये अल्फा इंटू बीटा होल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अल्फा अपॉन बीटा, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, सी अपॉन ए होता है, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से सी इक्वल टू जीरो निकल के आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रूट जीरो है तो इस कंडीशन पे जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो मतलब कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब एक रूट जीरो होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, जब दोनों रूट जीरो हो जाए, बोथ रूट आर जीरो। यहां पे वो चीज लिखिए, केस सेकेंड क्या होगा, इफ बोथ रूट्स आर जीरो। जब दोनों रूट जीरो हो जाए तो उस कंडीशन पे क्या होगा, दोनों रूट इन द सेंस कि अल्फा और बीटा दोनों जीरो हो जाए तो क्या होगा। देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, आप यहां भी जीरो रखेंगे, यहां भी जीरो रखेंगे, सारी वैल्यू जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या आपने पढ़ा है, माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला है सम ऑफ रूट का, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब यहां से b इक्वल टू टोटल वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। b इक्वल टू जीरो आ रहा है। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो ही आएगा। मतलब c अपॉन ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां से c इक्वल टू भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब
अगर दोनों रूट जीरो हैं तो उस केस में b भी जीरो होगा और c भी जीरो होगा। b इन द सेंस कि x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समझ में आया? तो बचेगा क्या, केवल ax स्क्वायर बचेगा। ax स्क्वायर अब वैल्यू जो भी आएगी, जाहिर सी बात है अगर राइट साइड में जीरो है तो जीरो ही आएगा। तो अगर एक रूट जीरो होगा तो कांस्टेंट टर्म जीरो होगा। अगर दोनों रूट जीरो होंगे तो b और c दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल में अगर रूट रेसिप्रोकल है तो होता क्या है कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इतना नोट डाउन करिए, फिर हम अगला पढ़ेंगे इनफाइनाइट रूट के बारे में। फटाफट इतना नोट डाउन करिए। चलिए देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इनफाइनाइट रूट के बारे में। हमने इसको इरेज नहीं किया है, उसका रीजन है। अब हमारा थर्ड क्या है, इनफाइनाइट रूट। इनफाइनाइट रूट, इनफाइनाइट रूट में जैसे जीरो रूट में दो केसेस थे, वैसे ही इनफाइनाइट रूट में भी दो केसेस बनेंगे। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट होगा आपका फॉर वन रूट टू बी इनफाइनाइट। अगर केवल एक रूट इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे केवल एक रूट इनफाइनाइट के लिए क्या चीज कंडीशन होगी वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, a इक्वल टू जीरो हो जाएगा। केस सेकेंड क्या होता है, फॉर बोथ रूट टू बी इनफाइनाइट, फॉर बोथ रूट्स टू बी इनफाइनाइट। अगर दोनों रूट इनफाइनाइट हैं तो उस केस में क्या होगा, देखिए b इक्वल टू जीरो और c इक्वल टू जीरो। नोट डाउन करिए इसको, फिर समझाएं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे a होगा। अब इसको समझते हैं कि ये आया कहाँ से है, b इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू जीरो। अब ये चीज कैसे हो गई, क्या हो गई, इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप x इक्वल टू वन अपॉन वाई पुट करिए। क्या पुट करिए, x इक्वल टू वन अपॉन वाई। तो जब हम वन अपॉन वाई पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन, क्या हो जाएगा, इक्वेशन में क्या चेंजिंग होगी, a वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस b वन अपॉन वाई प्लस c इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एलसीएम वाई स्क्वायर होगा और आपका जो नया इक्वेशन बन के आएगा वो क्या नया इक्वेशन बन के आएगा, यहाँ पे सी वाई स्क्वायर होगा, उसको हम पहले लिख देते हैं सी वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो एक y कटेगा बी वाई हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर क्योंकि एलसीएम था तो यहाँ पे बच जाएगा a इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा नया इक्वेशन है ये नया इक्वेशन बन के आएगा। अब ये जो नया इक्वेशन बन के आया है इसके लिए हम निकालेंगे जीरो रूट। आपको दिख रहा है सामने जीरो रूट, इफ वन रूट इज जीरो तो उस कंडीशन पे आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो है। समझ आया? अगर एग्जैक्टली वन रूट जीरो है तो कांस्टेंट टर्म जीरो हो रहा है, तो इस इक्वेशन के लिए अगर एग्जैक्टली वन रूट जीरो है तो हम वही चीज लिखने वाले हैं। देखिए इसको इरेज करें, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, एग्जैक्टली वन रूट जीरो तो क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट टर्म जीरो हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, यही आपका है, इफ वन रूट इज जीरो, एग्जैक्टली वन रूट इज जीरो, एग्जैक्ट वन रूट इज जीरो, तो अभी आपने निकाला कि कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है, a है, तो a इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब अगर केस सेकेंड में एग्जैक्टली बोथ रूट इज जीरो, तो आपने क्या पढ़ा है कि अगर बोथ रूट जीरो होता है तो b इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो। b c कौन था, b और c ये थे, x और कांस्टेंट टर्म। तो उस हिसाब से देखा जाए तो होगा क्या, एग्जैक्टली बोथ रूट, एग्जैक्ट बोथ रूट्स आर जीरो। अगर बोथ रूट जीरो है तो होगा क्या, आपका यहाँ पे b और a जीरो हो जाएंगे, तो b इक्वल टू जीरो एंड a इक्वल टू जीरो, ये चीज निकल के आएगी।
ये कैसे आया, अब इसको समझिए। देखिए आपका रूट इनफाइनाइट है, हमने x इक्वल टू क्या ले लिया, हमने x इक्वल टू 1/y ले लिया। तो x इक्वल टू 1/y ले लिया। अगर रूट इनफाइनाइट है तो अगर आप ऐसे करते हैं 1/इनफाइनाइट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/इनफाइनाइट को लिख सकते हैं 1/0। 1/0 फ्रैक्शन को पलटेंगे तो ये 0 ऊपर जाएगा, तो होगा क्या 1/1 होता ही है, और 1/0 फ्रैक्शन पलटेंगे तो 0/1 होगा। और यहाँ से जो फाइनल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है। मतलब अगर x की जगह पे 1/y पुट करेंगे तो आपको 0 रूट का कंडीशन चेक करना पड़ जाएगा, इसीलिए हमने जस्ट अपोजिट लिया है। अगर हम 1/इनफाइनाइट करेंगे तो वहां पे 0 बनेगा। ये चीज आपको पता रहे कि 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। ये बात पता रहे तभी इस चीज को आप समझ पाएंगे। समझ में आया? तो इनफाइनाइट रूट एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। देखिए फॉर 1 रूट टू बी इनफाइनाइट, तो a इक्वल टू 0। कैसे a इक्वल टू 0 आया, ये a इक्वल टू 0 आया है आपके 0 रूट के कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे x इक्वल टू 1/y ले लिया है। 1/y इन द सेंस कि x की जगह पे हमने जो भी लिया है वो 1 के अपॉन में है। हमारा रूट क्या है, हमारा रूट इनफाइनाइट है। 1/इनफाइनाइट करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। इस चीज को हमने यहाँ से लिखा है। फिर आगे फॉर बोथ रूट टू बी इनफाइनाइट, अगर दोनों रूट इनफाइनाइट है तो हमने लिखा है b इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0। b इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0 ये कहां से आया, ये आपका 0 रूट से ही आया है। अगर दोनों रूट 0 होते हैं तो उस कंडीशन पे जो आपके ये कांस्टेंट टर्म और जो x का कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है। तो हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म a था इसलिए 0 हो गया। x y हमारा वेरिएबल y है और y का कोफिशिएंट b है, इसलिए b इक्वल टू 0 हो गया। तो ये चीज यहाँ से निकल के आई है। तो आई होप आपको स्पेशल रूट के ये जो कहानियां थी ये समझ में आ गई होंगी। तो इसको नोट डाउन करिए। सबसे पहले देखिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमन रूट के बारे में। कॉमन रूट आपके सामने क्वेश्चन क्या है, हम कॉमन रूट को इस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाएंगे। कॉमन रूट इन द सेंस कि 1 कॉमन रूट और 2 कॉमन रूट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 1 कॉमन रूट के बारे में। ठीक, क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx माइनस 21 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 35 इक्वल टू 0 हैव 1 कॉमन रूट। अगर इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का केवल एक रूट कॉमन है। सबसे पहले कॉमन रूट की मीनिंग आपको समझा दे। 2 इक्वेशन गिवन है, इन 2 इक्वेशंस में एक x की वैल्यू यहाँ से, एक x की वैल्यू यहाँ से, वो दोनों x की वैल्यू ऐसी होंगी कि दोनों सेम ही होंगी। तो कॉमन रूट का सेंस यही है। 1 कॉमन रूट का मतलब यही है कि इस इक्वेशन का वैल्यू, इस इक्वेशन का एक वैल्यू, दोनों इक्वल होगा, वो है कॉमन रूट। अगर हम बोथ कॉमन रूट बात करेंगे तो उस सेंस में मतलब इसका जो भी रूट आया होगा और इस इक्वेशन का जो भी रूट आया होगा, दोनों रूट इक्वल होंगे, तो वो हो जाएगा बोथ कॉमन रूट की कंडीशन। वो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम 1 कॉमन रूट की बात कर लेते हैं। अब 1 कॉमन रूट में देखिए सबसे पहले इसको, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि वही एक रूट कॉमन है, मतलब ये चीज गिवन है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये चीज गिवन है कि एक रूट कॉमन है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन रूट, लेट द कॉमन रूट, लेट द कॉमन रूट इज अल्फा। अल्फा हम कॉमन रूट नोट कर लेते हैं। ठीक, कॉमन रूट बी अल्फा। देन अगर एक रूट कॉमन हमारा अल्फा है तो आपको पता है कि अगर जो भी रूट होता है वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब अल्फा को हम इन दोनों इक्वेशन में पुट करें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अल्फा जो भी होगा वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा क्या है वो बाद में हमें पता चल ही जाएगा। चलिए देखिए, अब अल्फा को हम दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 के अल्फा प्लस 35 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें अल्फा और के को निकालना है। सॉल्व कैसे होगा, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो स्टूडेंट नहीं जानते, वो इस क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए सॉल्विंग
बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है वो सीखें। सबसे पहले अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा है कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा और कांस्टेंट। इसके अपॉन में क्या लिखना है अभी बताया जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर लिखा है तो इसके कोफिशिएंट्स को छोड़ के बाकी अदर कोफिशिएंट्स को लेंगे, मतलब -k -3k -21 और +35 है तो 35 ये हो जाएगा। जहां खत्म किया वहीं से शुरू करेंगे, -21 35। अब क्योंकि अल्फा है तो अल्फा का कोफिशिएंट नहीं लेंगे, बाकी अल्फा स्क्वायर ले लेंगे। जहां से खत्म किया वहीं शुरू करेंगे, 1 1। ठीक, आगे आगे यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं लेंगे, अल्फा का लेंगे कोफिशिएंट, तो -k और -3k। अब ध्यान से देखिए जहां से शुरू हुआ था वहीं पे जाके खत्म हुआ है, तो ये पैटर्न होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखने का। मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बीच में माइनस साइन, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है। अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है, माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -35k, माइनस माइनस प्लस होगा, फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63k। ये अल्फा स्क्वायर, अल्फा अपॉन में देखते हैं क्या आता है, -21 और -35 इक्वल टू 1 अपॉन, देखते हैं -3k, ये पहले से माइनस है और फॉर्मूले का माइनस मिला के प्लस k बन जाएगा। ये हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, बारी बारी दो को लेके सॉल्व कर लेंगे, वहां से हमारी अल्फा और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 को लेके सॉल्व करते हैं। यहां से लिख लीजिए फ्रॉम द फर्स्ट 2, फ्रॉम द फर्स्ट 2। चलिए इन दोनों को लेते हैं। देखिए अब इन दोनों को लेंगे तो अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा है, एक बार अल्फा कटेगा, यहाँ एक बार अल्फा बचेगा, अल्फा अपॉन, यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा है 5 3 8 और 6 3 9 98 माइनस के इक्वल टू, अल्फा एक बार कैंसिल आउट हो गया है, 1 अपॉन, यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए 6 5, ये होगा। समझ में आया। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, तो के और अल्फा दोनों निकल रहे हैं, तो हमें उसको भी लेके सॉल्व करना होगा। यहीं पे हम ले लेते हैं, यहीं पे लास्ट 2 को ले लेते हैं, तो फ्रॉम लास्ट 2, लास्ट 2 इन द सेंस मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो होगा क्या, अल्फा अपॉन, अभी इसको ऐड किया था, अच्छा यहाँ पे सॉरी माइनस रहेगा, देखिए माइनस है, तो -56 इक्वल टू 1 अपॉन -2k, ये चीज निकलेगा। समझ में आया। तो अल्फा अपॉन, अब ध्यान से देखिए, अच्छा एक चीज आप और कर सकते थे, नहीं बिल्कुल सही। चलिए देखिए यहाँ पे अल्फा अपॉन -56k आया, यहाँ पे 1 अपॉन -2k, तो जो जहां से कट रहा है उसको वहां से काटेंगे और अपने आंसर को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये वैल्यू कट रही है, काट दीजिए, यहां से इसको कट कर दीजिए, 2 टाइम में कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18, और कटेगा 3 से काट, 7 से काट दे डायरेक्ट, तो 7 3 21, सॉरी 7 चौक 28 और 7 49, तो क्या आया, अल्फा अपॉन, अच्छा माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया,
तो अल्फा अपॉन 7 इक्वल टू 1/7k, सॉरी, अल्फा अपॉन 7k इक्वल टू 1/4। हम अगर किसी एक की वैल्यू किसी अदर टर्म में निकाल सकते हैं तो निकाल लें और दूसरे में पुट कर दें तो वहां से हमें वैल्यू निकल जाएगी। देखिए हम यहाँ से अल्फा इक्वल टू निकाल लेते हैं 7k/4, ठीक, बाद में k निकाल के यहाँ पे पुटअप कर देंगे। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम अल्फा की जगह पे 7k/4 रखते हैं, रखिए 7k/4 और इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो -56/-2k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, k यहाँ k² हो जाएगा, 7 से ये कटेगा 8 टाइम में, ठीक, और 2 से इसको और काट दीजिए, 2 चौको 8, ठीक, हाँ ठीक है। अब आगे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे k² है, ये मल्टीप्लाई होगा k² हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16 आ जाएगा, तो यहाँ से k इक्वल टू +-4 निकल के आ गया। अब ये 4, ये जो k आया हुआ है, आपको यही k तो चाहिए था, ध्यान से देखिए, आपको k चाहिए था, k निकल चुका है, तो आप इसको नोट करिए। फिर हम अपने सेकंड कंडीशन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे अभी तक आपने 1 कॉमन रूट पढ़ा था, अब हम अगला पढ़ेंगे बोथ रूट इज कॉमन, सॉरी बोथ रूट आर कॉमन। चलिए देखिए बोथ रूट कॉमन के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखिए फॉर बोथ रूट, फॉर बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर आपके वो दोनों रूट कॉमन है तो क्या होगा उस कंडीशन पे, देखिए ध्यान से। आपको क्योंकि सबसे पहले तो आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे दो, तभी आप कंडीशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम दो इक्वेशन लेट करते हैं, लेट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, दो इक्वेशन हम लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ax² + bx + c = 0, ये हमारा पहला इक्वेशन, a' x² + b' x + c' = 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। लेट करिए, लेट द कॉमन रूट, लेट द कॉमन रूट अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा कॉमन रूट है। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा है -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a हो जाएगा, ये आप जानते हैं। और फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन अगर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -b'/a', यही होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c'/a', ये होगा। क्योंकि दोनों रूट कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा इसका और इसका आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्योंकि रूट कॉमन है तो वहां से इस बात को इम्प्लाई करेगा कि -b/a इक्वल होगा -b'/a' के, एंड अल्फा इंटू बीटा भी इक्वल होगा, मतलब c/a इक्वल हो जाएगा c'/a' के। अब यहां से आप करिए क्या, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b वाले को एक साइड लेके आइए तो b/b' कर दीजिए, a/a'। यहां से हम लिख सकते हैं b/b', a/a', बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से भी लिख सकते हैं, c को इसके अपॉन में लेके आइए, c/c' इक्वल टू a/a'। अगर राइट साइड इक्वल है दोनों के तो लेफ्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट जो कॉमन रूट की कंडीशन है वो होगी क्या, देखिए ध्यान से, a/a' इक्वल टू b/b' इक्वल टू c/c', ये कंडीशन होती है
जब बोथ रूट कॉमन होते हैं। समझ में आया? तो ये कंडीशन तब के लिए होती है जब बोथ रूट आर कॉमन होते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है स्पेशल रूट्स के बारे में, रेसिप्रोकल रूट, जीरो रूट, इनफाइनाइट रूट, कॉमन रूट। इन 4 रूटों के बारे में हमने जाना है, क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखा है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही कम चीज़ें हैं। क्लास 11th वालों के एनसीईआरटी में तो इनफैक्ट इतनी भी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी आपको जो ज़रूरी जानकारी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमने वो दे दी है। तो आपके 11th में बस इतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।